जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एम्पियर सर्किट लॉ और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन समझाए थे। अरे भाई याद है कि भूल गए? सोलेनॉइड के बारे में बताया था और इसके अलावा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर भी बच्चों एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये समझना होगा कि टोरॉइड आखिरकार होता क्या है, पहले ये समझ लो। टोरॉइड जानते हो बच्चों क्या होता है? नहीं मालूम? सोलेनॉइड जानते हो क्या होता है? अब आप इमेजिन कर लो एक बहुत लंबी सोलेनॉइड है, बहुत लंबी, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका डायमीटर बहुत कम है और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हो? बना के दिखाऊं तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे ऐसे 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 करके बनाना पड़ेगा और वहां तक जाना पड़ेगा। तो सोलेनॉइड तो जानते ही हो ना। अब ये मान लो सोलेनॉइड है, इसके दो एंड्स को ऐसे मैंने मिला के जोड़ दिया। कुछ समझ में आया? अब ये क्या बन गया बच्चों? टोरॉइड। यानी कि सोलेनॉइड को ही मैंने रिंग के फॉर्म में मोड़ दिया, घुमा दिया, सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या है? इट इज अ वेरी लॉन्ग solenoid in the form of a ring, in the form of a ring या फिर सर्कुलर शेप। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब इसको एक बार ड्रॉ करके भी देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं यही चीज जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं, सोलेनॉइड तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं बच्चों, चेक करो। समझ पा रहे हो? ये क्या बन गया बच्चों? सोलेनॉइड। और इसमें नीचे से हम इसमें दो वायर को क्या करेंगे? बैटरी के थ्रू जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? इसके दो पॉइंट हम क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। भाई तभी तो इसमें करंट पास होगा, हाँ या ना? अब यहां से इसमें करंट पास होगा और हर एक कॉइल में होता हुआ घूमकर यहां से वापस आ जाएगा करंट। कोई दिक्कत? पर ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना? इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि एक कोई पाइप ले लेते हैं सर्कुलर फॉर्म में, समझ रहे हो, और उसके ऊपर ही हम लोग वायर को ऐसे लपेटते 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 बना दें तो अच्छा सोलेनॉइड बनेगा। तो ऐसा इमेजिन कर लो बच्चों, समझ पा रहे हो? अब समझ में आ गया? मान लो बच्चों यहां से करंट ऐसे जा रहा है आई, तो ये हर एक ब्रांच में इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा, सोच के देखो। और ये ऐसे जाके पीछे से घूम के वापस फिर नेक्स्ट टर्न आ रहा है। तुम लोग समझ पा रहे हो बच्चों या नहीं? ये फिगर आ गया? देखो बच्चों, एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? देखो ये करंट लास्ट में गया, इधर से ऐसे घूम के पीछे से ये आ गया आई। हमें क्या फाइंड करना है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ का। ये तो क्लियर है? पर पहला सवाल मेरा तुम लोगों से ये है कि तुम्हें यहां पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड नजर भी आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम लास्ट क्लास में ये बात पढ़ चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आया एक बार घर जाके वीडियो देख लेना। इस समय यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, कोई बताएगा? नहीं आ रहा समझ? देखो ध्यान से सुनो। अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है,
करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर से पास हो रहा होता है, हाँ या ना? तो छोटी सोलेनॉइड हो, लंबी सोलेनॉइड हो या बहुत बड़ी सोलेनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा कॉइल के सोलेनॉइड के अंदर अंदर से पास होता है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, हाँ या ना? अब आप वही पिक्चर इमेजिन करो और इमेजिन करो उस सोलेनॉइड को बस आपने गोल घुमा दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ही अंदर तो घूम रहा होगा, समझ पा रहे हो? यानी सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस समय इसके अंदर अंदर से ऐसे ऐसे जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में, ये बताओ। ये सोलेनॉइड है, ये करंट है, आई इधर से करंट आ गया वापस आई, तो मैग्नेटिक फील्ड सारा का सारा कहां था? इसके अंदर था ना। अब ये चाहे कितनी भी लंबी सोलेनॉइड हो, मैग्नेटिक फील्ड सारा इसके अंदर ही रहेगा। और अगर आप इसको गोल घुमा दोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अंदर चल रहा है ऐसे ऐसे करके। आगे समझ में? अच्छा अभी भी अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को, तो एक तरीका और है भाई तुम्हें समझाने का, काश उससे तुम्हें समझ में आ जाए। इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाया ना ये वाला, इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं, ये पार्ट को थोड़ा जूम करके बनाते हैं। बच्चों देखो यहां क्या नजर आ रहा है, सही है? अब चेक करो, इधर से ऐसे करके ऐसे जा रहा है ये वायर, फिर पीछे से घूम के ऐसे आया ऐसे। करंट की डायरेक्शन चेक करो, इधर जा रही है, मतलब ऐसे। जूम इसलिए कर दिया ताकि तुम लोग इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा सको। आप जरा किसी भी एक वायर में चेक करो, करंट इधर जा रहा है तो आपका थंब ऐसे रहेगा, इस वायर को पकड़ो तो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जा रहा है, अंदर से जा रहा है, किसी को भी पकड़ के देख लो, अंदर से जा रहा है, तो चेक करो मैग्नेटिक फील्ड भी पूरा का पूरा इसके अंदर से जा रहा है। अभी आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अरे भाई अब तो आ जाना चाहिए यार। तो कुल मिला के ये टोरॉइड होता है, थोड़ा गंदा डायग्राम है, कॉपी में ऐसा बना लेना, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पूरे में ऐसे 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 जा रहा है। क्लियर हो गया? अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तो डायरेक्शन हो गई। अब बात अगर हम करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो देख लेते हैं। बच्चों एक बात और याद रखना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड भैया टोरॉइड के अंदर घूम रहा है, इस रीजन में कितना होगा? तो यहाँ पे कितना होगा? तो अंदर कितना होगा? अंदर कितना होगा वो फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जीरो होगा, नो डाउट। क्लियर हो गया? चले आगे, चलो भाई। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। केस नंबर 1, इनसाइड द, या एक काम करो ना, इनसाइड द मत लिखो, केस नंबर 1 में लिख लो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, जहां पर स्मॉल r लेस देन दिस। मतलब कि मैंने एक ऐसी सॉलिनॉइड बनाई है, चेक करो बच्चों, छोटी सी सॉलिनॉइड बना देता हूं, और ये है पॉइंट P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और इस टोरॉइड के सेंटर से यहां का डिस्टेंस है स्मॉल r। अब आप चेक कर लो, ये स्मॉल r इस कैपिटल R से छोटा है या बड़ा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो P पॉइंट है ना, आपने टोरॉइड के अंदर कहीं ले लिया ऐसे, क्लियर हो गया? तो ये कैपिटल R से तो छोटा ही है, तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओगे, B डॉट dl
का लाइन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई करोगे, सही है। ये कहां से आया बच्चों, ये आया फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप चेक करो यहां पे करंट कितना है, अरे P पॉइंट पे करंट कितना है, नहीं है ना। तो जब करंट ही जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो। कितने बच्चों को ये केस समझ में नहीं आया? वैसे तुम्हें याद ही रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड सारा टोरॉइड के अंदर से, कॉइल के अंदर से होके जा रहा है, तो इस रीजन में वैसे भी जीरो है, पर एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ करने को आए तो बस इतना सा कर देना है, कोई दिक्कत। चलो भाई केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2, एट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आर ग्रेटर देन आर। फिर से एक सॉलिनॉइड बना लो भैया। ये इसका सेंटर है, टोरॉइड का रेडियस मान लेते हैं, सेंटर से ये r है, और जो आपका P पॉइंट है ये रहा, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r है, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कोई दिक्कत, मतलब कि ये P पॉइंट इसने कहां लिया है, टोरॉइड के बाहर लिया है इस बार। क्लियर हो गया? तो अब आप चेक करो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, म्यू नॉट आई। अब बताओ बच्चों I की वैल्यू कितनी है, अगेन जीरो, आउटसाइड द टोरॉइड। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो ये अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि इनसाइड द टोरॉइड मतलब अंदर की साइड और बाहर की साइड, इन दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। प्रूफ करने को आ जाए तो ऐसे कर देना, वरना तुम्हें सीधा याद रखना है। अब हम आ रहे हैं केस नंबर 3 पे, जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हमें टोरॉइड के अंदर ही फाइंड करना है, जो कॉइल के अंदर से होकर जा रहा है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वहां कितना होगा। तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अब बन गया ये टॉपिक। तो यहां पर आप एक काम करो, पहले एक सॉलिनॉइड बना लो ड्यू टू टोरॉइड एट पॉइंट P वेयर R इज इक्वल टू R। तो यहां पर एक टोरॉइड बना लो, वैसे जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बताओ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर L क्या है, लेंथ किसकी है, L किसकी लेंथ है, टोरॉइड की या सोलिनॉइड की, सोलिनॉइड की, क्योंकि सोलिनॉइड को ही घुमाकर ये बनाया गया है। समझ में आ गया? R क्या है, रेडियस ऑफ टोरॉइड, ये टोरॉइड का स्ट्रक्चर है, इसका रेडियस स्मॉल r है। समझ में आ गया? जो L है वो सोलिनॉइड की लेंथ है, जो पूरा सोलिनॉइड आपने लिया था, जिसको घुमाकर आपने ये टोरॉइड बनाया है। समझ पा रहे हो? और उसी सोलिनॉइड में स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर कैपिटल N क्या होगा, NL, हाँ या ना? तो विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा बच्चों, L की वैल्यू कोई बता देगा मुझे, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड कितनी होगी, 2 पाई r। चेक कर लो, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो 2 पाई r की तो लेंथ होगी सॉलिनॉइड की। नहीं आ रहा समझ? ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया। I मान लेते हैं करंट है, करंट इन सॉलिनॉइड कह लो या टोरॉइड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब भाई एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ
B डॉट dl का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। क्या मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट, और टोटल करंट ही लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप सिर्फ I लिख दोगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ जरा याद करो, तो I तो सिर्फ एक कॉइल में घूमने वाला करंट है जो हमने सबसे पहले एप्लीकेशन में लगाया था। यहाँ तो पता नहीं कितने सारे टर्म्स हैं, तो टोटल करंट कितना हुआ म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। तो B डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन करोगे, B बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय n इनटू I। टोटल नंबर देखो एक टर्न के अंदर कितना करंट है I, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल N, उसका मल्टीप्लाई करोगे I से। सही है बच्चों, dl का जब इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि आपने इसके अंदर एक सरफेस लिया हुआ, उसी के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड जहां जा रहा है उसी पर तो dl लोगे, तो dl का जब लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी L। सही है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब कैपिटल N की वैल्यू क्या है स्मॉल nl I। यहां तक कोई दिक्कत? तो या तो बच्चों यहीं से काट दो L से L को, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट ni, which is same as the magnetic field of solenoid। solenoid का भी यही था। या फिर अगर आप इसके आगे ऐसे करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, B इंटू dl का इंटीग्रेशन चेक करो क्या आ जाएगा। इस dl का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई r आ जाएगा। समझ में आ रहा है? L लिखोगे तो बच्चों L की वैल्यू भी 2 पाई आ रही है, कॉमन सेंस यूज कर लो। और म्यू नॉट इंटू ni करोगे, n की वैल्यू क्या है स्मॉल n L I। अब तो कुछ नहीं घट रहा, तो आप चेक करो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय L रह गया ना। L की वैल्यू बता दो जल्दी से क्या देखिए, अरे L की वैल्यू क्या है 2 पाई r, इसको यहां से काट लो, कट गया, कितना आ गया। तो भैया मुझे एक बात बताओ, टोरॉइड भैया क्या है, सोलिनॉइड ही तो है। जो सोलिनॉइड थी उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा था, तो अब इसको घुमा दिया तो तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड वही पैसे ही पास हो रहा है, तो वैल्यू तो उतनी आएगी। आ गया समझ में? तो सोलिनॉइड और टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। समझ में आ गया? चले आगे। और अगर कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो। क्लियर हो गया? अरे आप ऐसे देखो ना, n इज इक्वल टू स्मॉल एन एल है, तो स्मॉल n की जगह आपने क्या पुट कर दिया n बाय l, और l की वैल्यू डाल दो। कितने बच्चों को ये लास्ट की 2 लाइनें समझ में नहीं है? देखो हम जानते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू एन एल है, तो स्मॉल n इक्वल टू कितना हो गया कैपिटल N बाई एल नहीं हो गया? तो भैया वही तो करा है मैंने, स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई एल डाल दिया और बस l की जगह मैंने 2 पाई r कर दिया। समझ में आ गया? तो आप ये फॉर्मूला याद करो, ये करो या ये करो या ये करो, एक ही बात है। चले आगे, पक्का समझ में आ गया? बच्चों चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स, तो ये कौन सा फोर्स है, किसके ऊपर लग रहा है, क्यों लग रहा है, रीजन क्या है, वो सब हमको समझना है। तो देखो बच्चों, पहले मैं तुम्हें एक आसान भाषा में यहां पर कुछ समझा देता हूं, फिर मैं यहां पर लिखने वाला हूं। मान लो बच्चों ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर कर गया, ये रहा चार्ज पार्टिकल, ये इसके अंदर एंटर कर गया विद वेलोसिटी v। बात समझ में आ गई? एक चार्ज्ड पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है विद वेलोसिटी v, तो उसके ऊपर यानी चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। नहीं आया समझ में?
नहीं आया? देखो मैंने क्या बोला, whenever a charged particle enters in a uniform magnetic field with velocity v. When a charged particle enters in a uniform magnetic field with velocity v, then it experiences a force called Lorentz force. कितने बच्चों को ये बात समझ में अब आ चुकी है? आ गई? चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v एंटर कर गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एंगल के साथ। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को नाम दिया गया लॉरेंट्ज फोर्स। हमें इसमें सीखना यह है कि लॉरेंट्ज फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितना लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, और उस फोर्स के लगने की वजह से वो चार्ज पार्टिकल फिर किस दिशा में फाइनली जाएगा। भाई ये तो इस दिशा में आ रहा है ना, अब इस पर एक नया फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये अब कहां जाएगा, वो भी तो सोचना है ना। तो वो सारी चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। इतनी बात सबको समझ में आ गई या नहीं? आ गई? चले आगे। अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं बच्चों, और तुम बता भी सकते हो अगर दिमाग लगाओगे तो। चार्ज पार्टिकल, देखो ये नया टॉपिक है, अभी तक तुमने नहीं पढ़ा, आज पढ़ रहे हो। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, एम्पियर सर्किटल लॉ था, या उससे पहले चार्ज वायर, रिंग, उनकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन ये फोर्स आखिर इस चार्ज पार्टिकल पर लग क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, ये सोचो और मुझे जल्दी बताओ। ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, लॉरेंट्ज फोर्स, ये तो क्लियर हो गया। पर ये फोर्स आखिर लगा क्यों, ये फोर्स आया कहां से, क्यों लग रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे, ये तुम लोग मुझे बताओ जल्दी अभी इसी वक्त। अगर किसी को पता है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। चार्ज का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहां से है? चार्ज का खुद का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी। तो मूविंग चार्ज की वजह से उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। अभी आ गया समझ में? अगर नहीं आया समझ में तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने जा रहा हूं, बच्चों बोर्ड पे देखते रहना। अच्छा मुझे इतना बताओ बच्चों, क्या तुम लोग ये जानते हो कि दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बच्चों? रिपल्शन। तो पुश है वो या पुल हो, दोनों फोर्स होते हैं। यानी यहां पर ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं बच्चों? जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा है, हाँ या ना? बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर हो गया? अच्छा फोर्स क्यों लगा यहां पर, उसका क्या रीजन है? यहां पर फोर्स इससे लगा क्योंकि इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट कर गया। जरा चेक करो, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, इंटरैक्ट हो गया। तो जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट होंगे वहां पे क्या लगेगा? फोर्स। जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे वहां पर क्या लगेगा? फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छा अब मुझे ये बताओ, व्हाइटस्टेड एक्सपेरिमेंट चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें समझाया था, उसने ये बात पहले ही दिन क्लियर कर दी थी कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हाँ या ना? ये चीज एक्सीडेंटली व्हाइटस्टेड ने डिस्कवर करी थी, मैंने तुम्हें पहली ही क्लास में ये बात समझा दी थी, याद है कि भूल गए? तो उसने क्या बताया था बच्चों? करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ओन
मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? क्या प्रूफ है इस बात का कि करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है? भाई वहां पे जो कंपास रखी थी वो डिफ्लेक्ट होने लग गई थी, क्योंकि कंपास के अंदर भी मैग्नेट है, और वो डिफ्लेक्ट तभी होगी जब उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स तभी लगेगा जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो कंपास का हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड पक्का इस करंट कैरिंग कॉइल का रहा होगा। तो ये बात कंफर्म हो गई कि करंट कैरिंग कॉइल के अराउंड भी उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि ये बात सत्यापित हो चुकी है। और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हो गया? ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब मुझे थोड़ा और डीप में जाकर सोच के बताओ, इस वायर के अंदर एक्चुअली कौन फ्लो कर रहा है? इस वायर के अंदर एक्चुअली करंट फ्लो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लो तो असल में इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, यानी मूव तो एक्चुअली में चार्ज पार्टिकल कर रहे हैं ना। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना? करंट कैरिंग कॉइल या मूविंग चार्जेस? तो अब आप क्या बोलोगे? करंट कैरिंग कॉइल हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग चार्जेस हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड? आप बोलोगे मूविंग चार्ज हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। आ गई बात समझ में? अब आप ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है या नहीं? हाँ या ना? अगर ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट। फोर्स तो लगेगा ही ना। किस पे लगेगा? जो छोटा है, हल्का है, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को नाम दिया गया बच्चों। अभी भी नहीं आया समझ में? बच्चों अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो घर पे जाके इसको रिप्ले करके दोबारा देखना, और अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलें आगे, चलें आगे। तो ये तो होगी भाई थ्योरी की फोर्स आखिर लग क्यों रहा है, कितना लग रहा है। अब बच्चों चलते हैं आगे। देखो, मान लो बच्चों ये एक प्लेन है, ध्यान से देखना, ये एक प्लेन है। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं इस प्लेन को? ये एक प्लेन है। इस प्लेन पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखते रहो। एक प्लेन है, उस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में। और चार्ज्ड पार्टिकल इधर जा रहा है विद वेलोसिटी v। ये रहा चार्ज पार्टिकल 2। अब मैग्नेटिक फील्ड की एक लाइन तो होगी नहीं, बहुत सारी लाइनें होंगी जो इस प्लेन पे होंगी। बात समझ में आ रही है? या आप ऐसे समझो, ये बोर्ड का प्लेन ले लो, इस बोर्ड के प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड है सारी इधर जा रही हैं, और चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। और इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे करके पूरा सीधा कर दूं, ऐसे ऐसे, तो ये फिगर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्लियर हो गया? तो अब इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, और यही है वो लॉरेंट्ज फोर्स। कोई दिक्कत? अब ऊपर होगा या नीचे वो बात की बात है, पर ये ध्यान रखना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत? कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर? जिस प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? B और V के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। लेट देयर इज a charged particle whose charge is q moving with velocity v and enters in a magnetic field b vector with an angle थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? जो भी यहां पर मैंने ड्रॉ किया है शब्दों में लिख दिया। अब मुझे फटाफट बता दो बच्चों, क्यू क्या है? चार्ज। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर।
डी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू। समझ में आ गया? तो अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि ये जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा ना, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स तो लग ही रहा है, वो तो मैंने ऊपर बता दिया ना। तो वो जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज क्यू के। यार लिसना जरूरी, बीमारी है वो। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी वेक्टर के। और तो और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। कितनी इक्वेशन बन गई बच्चों? कितनी इक्वेशन बन गई? 4। अगर मैं इन चारों को कंबाइन कर दूं तो क्या आएगा? कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या बना बच्चों? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, V, B साइन थीटा। कोई दिक्कत? बच्चों प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या निकल कर आएगा? K, Q, V, B साइन थीटा। और ये बात मैं तुम्हें बता देता हूं कि यहां पर K की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर आप SI यूनिट में काम करते हो, स्टैंडर्ड यूनिट्स में काम करते हो, तो K की वैल्यू क्या लेनी है? 1। तो अब बताओ F की वैल्यू क्या हो गई? Q, V, B साइन थीटा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये समझाना पड़ेगा या समझ गए? बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच में तो लगाओगे, तो Q तो कोई वेक्टर प्रोडक्ट क्वांटिटी नहीं है, Q चार्ज बाहर आ गया, बचा V भी, और V और B के बीच में ही एंगल थीटा था, तो V क्रॉस भी आएगा या V डॉट भी आएगा? इस बात को कैसे पता चलेगा? क्योंकि साइन थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो AB साइन थीटा ही बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पे V और B के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। और एक बात बच्चों, दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो मैंने तुम्हें 1000 बार बताया है कि जो नया वेक्टर आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर वो दो वेक्टर लाई करते हैं। तो V और B जिस प्लेन पर लाई कर रहे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर आया यानी कि फोर्स, जरा चेक करो, वो तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पर वो दोनों लाई कर रहे हैं, तो पक्का उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही हुआ होगा। नहीं आया समझ में? आ गया? तो अब तुम लोगों को बच्चों ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं लॉरेंट्ज फोर्स के। न्यूटन। समझ में आ गया? यही है तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स। अभी मैं तुम्हें इसके अलावा एक चीज और बताने वाला हूं, लेकिन पहले इतना याद कर लो, अगर जब भी कभी कहीं तुम्हें ये दिख जाए कि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी, एनी वेलोसिटी, तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा? सीधा रट लो, QVB sin थीटा। कितना फोर्स लगेगा? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। खत्म, बात समझ में आ गई? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन एक मिनट, लॉरेंट्ज फोर्स का एक और फॉर्मूला भी है। लॉरेंट्ज फोर्स का एक फॉर्मूला ये भी है बच्चों, एक सेकंड। Q VB sin थीटा प्लस E। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला कहां से आ गया और E कहां से आ गया? सुनो 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 सुनो। जो लॉरेंट्ज फोर्स है ना, असल में हकीकत में लॉरेंट्ज फोर्स वो होता है जो किसी चार्ज पार्टिकल पर तब लगता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो। मतलब आप ये समझ लो, ये चार्ज पार्टिकल इस समय जहां उपस्थित है यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अगर दोनों फील्ड है
तो चेक करो क्या दोनों उस पर फोर्स लगाएंगे? हाँ, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? और हकीकत में असल में इसको लॉरेंट्ज फोर्स बोला गया है। लेकिन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि चैप्टर ये कौन सा चल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड वाला। लेकिन मान लो बाई चांस अगर कभी कहीं ऐसा हो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उपस्थित हो, तो डरना नहीं, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये तो लगाना ही है, बल्कि तुम्हें ये लगाना है। और ये कहां से आया ये भी मैं तुम्हें समझा देता हूं। पहले ये बताओ, ये नोट डाउन कर लोगे, मिटा दूं या नहीं? पहले ये बताओ, इधर का पार्ट मिटा दूं, ये क्लियर हो गया? पक्का? बच्चों मुझे ये बताओ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर गया तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? Q VB sin थीटा। हाँ या ना? अरे अभी तो बताया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है बच्चों? भूल गए क्या? अरे चैप्टर 1। तो बच्चों टोटल फोर्स कितना हो गया, जल्दी बता दो। अरे टोटल फोर्स यार, शर्म कर लो यार। इन दोनों को जोड़ोगे, दोनों में से Q को कॉमन लोगे, क्या बचेगा? नहीं आया समझ में? तो बच्चों टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा। दिक्कत आपको तब आएगी जब आपसे ये पूछेगा कि मुझे ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल अब जाएगा कहां? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। वो चार्ज को कह रहा है उधर भाग जा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगा रहा है। जरा चेक करो, ये रहा चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा? QE। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को बोल रहा है तू मेरे साथ चल, तू इधर आ जा। मैग्नेटिक फील्ड कहीं और फोर्स की डायरेक्शन लगा रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फाइनली वो जाएगा कहां? उसका रिजल्टेंट कहां होगा? जब डायरेक्शन पूछेगा तब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड में कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? नहीं पहले इतना बता दो। पक्का? चलें आगे। अभी के लिए इतना ठीक है? अभी के लिए इस डेफिनेशन के हिसाब से ये तो सही है ना? अब बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स वाला टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, जरा इसमें कुछ केसेस लेते हैं। केस नंबर 1, लेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही कहीं पे चलता जा रहा है, एंटर कर गया, मतलब जहां जा रहा है वो वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो बताओ बच्चों लॉरेंट्ज फोर्स कितना होगा? समझाना पड़ेगा या समझ गए? यहां पर कौन 0 हो गया? D। केस नंबर 2, लेट चार्ज ऑन द पार्टिकल इज 0। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इस समय v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। मतलब यहां पर क्या हो गया था? नो मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर क्या हो गया है? अनचार्ज्ड या न्यूट्रल बॉडी। फोर्स कितना लगेगा? क्यों भाई? क्योंकि आपका Q वाला पार्ट 0 हो गया है। अच्छा केस नंबर 3, मान लो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर 0 हो जाए तो क्या होगा? मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, तो क्या उस पर कुछ फोर्स लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। अरे अभी तो बताया चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर है, चार्ज मोशन में ही नहीं है, तो जब चार्ज मोशन में नहीं तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और जब तक दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स कहां से लगेगा? बताओ जल्दी। अगर यहां पर मैं V को 0 कर दूं
तो सीधा सीधा फोर्स जीरो नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर किस पे था, एट रेस्ट। इससे आपने क्या सीखा बच्चों, मान लो बच्चों मैं किसी, उसको क्या बोलते हैं बच्चों जो स्पेस में जाता है, सभी के बारे में पता लगाता है, एस्ट्रोनॉट। ये एक प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है और मेरा जो स्पेसक्राफ्ट है वो इसके पास से होकर गुजर रहा है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ज्यादा। और अगर मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में फंस गया एक बार तो मैं इसी प्लैनेट के चक्कर लगाता रहूंगा और यहां से कभी निकल नहीं पाऊंगा। मान लो ऐसा हो गया, क्योंकि जो मेरा स्पेसक्राफ्ट है वो एक चार्ज बॉडी ही है, वहां पे आयोनोस्फीयर से होकर गुजरा है, आयंस तो बॉडी पे लग गए होंगे, हाँ या ना। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, क्योंकि फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, चार्ज पार्टिकल एंटर कर गया ना इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में। तो जरा सोच के देखो क्या करूं ऐसे में मैं, ऐसे में इंजन को ऑफ कर दो, वेलोसिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, फोर्स उस पर लगेगा नहीं। समझ में आ गया। अगर आप ज्यादा तेजी से इंजन चलाओगे, सोचोगे मैं बाहर निकल जाऊं, तो ज्यादा वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, लॉरेंट्ज फोर्स ज्यादा लगेगा और तेज घूमने लग जाओगे। समझ में आ गया। मान लो बच्चों केस नंबर 4, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और चार्ज पार्टिकल जो एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। समझ में आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर और चार्ज पार्टिकल भी उधर ही जा रहा है, दोनों पैरेलल हो गए। तब उस पर फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ बच्चों। क्यों भाई, क्योंकि साइन 0 डिग्री यहां पे डालते ही 0 हो जाएगा। आगे समझ में, तो ये भी याद रखना। चलते हैं अगले केस पे, केस नंबर 5, लेट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर और चार्ज पार्टिकल जा रहा है इधर विद वेलोसिटी v। बच्चों फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, 0। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, यानी एंटी पैरेलल हो गया। यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों ही केस में फोर्स क्या हो जाएगा। तो भैया जब हमेशा फोर्स 0 ही आता रहेगा तो फिर हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं। हमेशा 0 नहीं आएगा, ये तो मैं जानबूझ के ऐसा केस ले रहा हूं, कभी वेलोसिटी 0 कर दे रहा हूं, कभी चार्ज, कभी मैग्नेटिक फील्ड ही हटा दिया, या पैरेलल और एंटी पैरेलल हो गए तो भी फोर्स 0 0 आएगा। अरे भाई यहां तक की कहानी तुम लोगों को क्लियर हुई है नहीं, आगे चलो या नहीं, चले आगे। एक केस और लेते हैं बच्चों, एक केस और। केस नंबर 5, लेट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर कर गया। जरा चेक करो फोर्स कितना लगेगा, Q V B साइन 90 डिग्री विच इज 1, और यही है बच्चों मैक्सिमम फोर्स। आ गई बात समझ में। तो याद रखना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली अगर एंटर कर गया तो इस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। याद रखना कितना लगेगा, QVB। अब यहां पर ये बात याद रखना, स्टार्टिंग में बताया था, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितनी ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। थीटा अगर 90 होगा तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। यही था लॉरेंट्ज फोर्स का
कॉन्सेप्ट। तो मान लो ये कोई प्लैनेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके सरफेस से ऐसे बाहर जा रहा होगा ना बच्चों, ऐसे तो जा रहा होगा। तो अभी सारी लाइनें नहीं बना रहे हैं, अभी हम लोग कुछ लाइनें बना दे रहे हैं। मान लो यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका प्लेन आ रहा है स्पेस क्राफ्ट। तो आप ठीक से देखो, परपेंडिकुलरली तो जा रहे हो आप, समझ में आ गया? तो फिर भाई घूमते रह जाओगे। क्या होगा, आपके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप चेक करो, आपके ऊपर फोर्स या तो बाहर लगेगा या अंदर लगेगा। तो आप इधर ही इसी के ऊपर ऐसे 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 घूमते रहोगे। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप ऐसे आ रहे थे, आपके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग गया, तो ऐसे 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 इसके राउंड घूमते रहे। समझ में आ गया? चले आगे। तो बच्चों, आज जो हमने लॉरेंट्ज फोर्स में जो कुछ भी पढ़ा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ा है लॉरेंट्ज फोर्स का। हाँ या ना? यानी कि आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, मैग्नीट्यूड। अभी हमने डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं सीखा कि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन आखिर क्या होगी। ये एक मिस्ट्री है, और इसे जानने के लिए तुम्हें अगली क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये लेक्चर के नीचे मैं लिख दे रहा हूं, टू बी कंटिन्यू। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल भी छुट्टी मत करना, डायरेक्शन बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ दे दिए तो आप फंस जाओगे। समझ में आ गया? और यहीं से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।